वन तो पिछले वाले वीडियो में हमने स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स तक ख़त्म किया था। तो इस वीडियो लेक्चर में विल स्टार्ट विद एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, तो इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है एनिमल हस्बेंड्री में क्या होता है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर कंसर्न विद एनिमल्स। तो यहाँ पे बात चल रही है एनिमल्स के साथ जब भी डीलिंग होगी, एनिमल्स की रेयरिंग इन्वॉल्व होगी, तो तब जाके आपको उसको क्या हो जाए, आप उसको एनिमल हस्बेंड्री बोल दोगे। ठीक है, और मेन प्रोडक्ट्स इसके क्या हो जाएंगे, इट इज ओनली डन फॉर मीट, फाइबर, मिल्क, एग्स एंड अदर प्रोडक्ट्स। ठीक है, मिल्क के अदर प्रोडक्ट्स जैसे बटर है, चीज है, वो सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगी, वो मिल्क के साथ ही आ जाएंगी। ठीक है, वो बाई प्रोडक्ट्स के हैं एक हिसाब से। फाइबर में आपका कॉटन कॉटन तो नहीं, वूल आ जाएगा इसमें। ठीक है, मीट आपको चिकन से भी मिलता है और शीप से भी मिल जाएगा। ठीक है, एग्स आपको चिकन से मिल जाता है। ठीक है, आपको इसमें जो है चार इंपॉर्टेंट चीजें जो एस्पेक्ट्स है, चीजें हैं वो पढ़नी है। जैसे कैटल फार्मिंग आ जाएगा, ठीक है, पोल्ट्री फार्मिंग आ जाएंगे, फिश प्रोडक्शन एंड बी कीपिंग। ठीक है, नेचुरली कैटल में आपका काउज एंड बुल्स आ जाएगा, पोल्ट्री में आपके चिकन्स आएंगे, आपके डक्स आ जाते हैं। ठीक है, वो सब चीजें। फिश में जो भी आप सी के अंदर जो भी आपको एक्वाटिक लाइफ आ जाता है, फिश के अंदर वो सब, नॉट ओनली फिश, जैसे प्रॉन्स होते हैं, ठीक है, क्रैब्स होते हैं, वो सब फिश प्रोडक्शन में इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, इसमें हम देखेंगे एक्वाकल्चर, मरी कल्चर, उस सब में एक कॉमन वर्ड बन जाता है, सबको इन्वॉल्व करते हैं उसमें। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आप ध्यान रखेंगे कि ये सिर्फ फिश प्रोडक्शन इन्वॉल्व नहीं करता है, इसमें प्रॉन्स आते हैं, क्रैब्स आते हैं, श्रिम्प्स आते हैं। ठीक है, वो चीज़ें भी इसमें इन्वॉल्व ऑलरेडी होती हैं। और बी कीपिंग, नेचुरली बी कीपिंग का तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। पहले कैटल फार्मिंग में आपके सिर्फ कैटल्स में देखो कौन कौन से, एक तो काउज आपके ऐड हो जाते हैं। ठीक है, इट्स काउज एंड बुल्स, राइट, काउज एंड बुल्स आपका मेन इसमें हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे काउज को किसके लिए रेयर किया जाता है, इट इज मोस्टली बिकॉज ऑफ देयर मिल्क, राइट। और बुल्स को एज ड्रॉट एनिमल्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, प्लफिंग के लिए, इन द फील्ड्स के लिए, फॉर पुलिंग कार्ट्स एक्सेट्रा, उन चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मेनली इंक्लूड इसमें काउज एंड बुल्स ही आ जाते हैं। ठीक है, और दो चीजों के लिए ही इस्तेमाल होंगे यूजुअली। ठीक है, इट विल बी फॉर प्रोवाइडिंग मिल्क एंड दे आर यूज्ड एज ड्रॉट एनिमल्स। ठीक है, तो आपके दो चीजें आपको याद रखनी है, एक तो मिल्च एनिमल्स। ठीक है, मिल्च एनिमल्स वो वाले होते हैं, आप अगर मिल्च आप सीधे याद रख सकते हो, MIL। ठीक है, इट जस्ट स्टैंड्स फॉर मिल्क एक हिसाब से। ठीक है, सो मिल्च एनिमल्स आर दोज एनिमल्स व्हिच प्रोवाइड अस विद मिल्क। ठीक है, अब मिल्क में आपका गोट भी आ सकता है। ठीक है, गोट से भी मिल्क एक्सट्रैक्ट होता है, इट कैन ऑल्सो बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम गोट। ठीक है, तो वो भी इसमें ऐड कर सकते हो। सो फिलहाल मिल्च एनिमल्स वो वाले एनिमल्स हैं जिनसे आपको दूध मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज ड्रॉट एनिमल्स। ड्रॉट एनिमल्स एज द नेम सजेस्ट, वो वाले एनिमल्स होंगे जो मैकेनिकल वर्क के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, इरिगेटिंग फील्ड्स, अगर आपने देखा होगा कुएं से पानी निकालने में भी एनिमल्स हेल्प कर लेते हैं। ठीक है, इट्स अ स्पेशल काइंड ऑफ पुली, उसमें वो यूज कर लेते हैं। ठीक है, कार्ट्स, नेचुरली बुलॉक कार्ट आपको पता ही होगा। ठीक है, टिलिंग आता है प्लफिंग के साथ ही। ठीक है, वो प्लफिंग करके जो जमीन में से वो उखाड़ के निकालते हैं ना, दैट इज कॉल्ड एज टिलिंग। ठीक है, सो दिस इज ऑल इंक्लूडेड विद इन द ड्रॉट एनिमल्स। इसमें बुल्स आपके बेस्ट एग्जाम्पल रहेंगे। एनिमल फीड्स में क्या आएगा, जो आप इसको खिलाओगे, ठीक है, जो आप इसको खाना दोगे, दैट इज इंक्लूडेड विद इन दी एनिमल फीड्स। आपके तीन इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती हैं। रफेजेस, सो रफेजेस में आपको सबसे पहले क्या इन्वॉल्व होता है, इट कंटेन्स फाइबर। जितना आपको फाइबर ज्यादा कंटेंट होता है, उतनी डाइजेशन जो है वो डाइजेशन को असर करता है। ठीक है, इट इम्प्रूव्स डाइजेशन, तो वो डाइजेशन इम्प्रूव कर लेता है। ठीक है, इट वर्क्स ऑन डाइजेशन। सो जितना ज्यादा क्वांटिटीज में फाइबर होगा उतना ज्यादा डाइजेशन इंप्रूव हो जाएगा। लेकिन रिमेंबर, फाइबर का कोई अलग से न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, इट ओनली हेल्प्स इन डाइजेशन। कॉन्सेंट्रेट्स वो वाली चीजें होंगी जिसमें आपका न्यूट्रिएंट कंटेंट होगा, जिसका कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू होगा। मान लेते हैं इनको प्रोटीन जरूरत है, कार्बोहाइड्रेट जरूरत है, वो इनको कहाँ से मिल जाएंगे, कॉन्सेंट्रेट्स। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेट्स जो है वो इनकी मेन डाइट होती है। तीसरा आपका आता है फीड एडिटिव्स। फीड एडिटिव्स वो वाली चीजें होंगी या वो वाली फूड प्रोडक्ट्स होंगे या केमिकल्स होंगे जो आप इसमें ऐड करोगे इनके फीड में, सो एज टू इम्प्रूव देयर प्रोडक्ट्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखी हुई है रूमेंसन की।
ठीक है, ये फीड एफिशिएंसी, इम्प्रूव्ड एनर्जी, फीड एफिशिएंसी, ठीक है, जो आपने इनको फीड दिया हुआ है, ठीक है, वो कितने हद तक काम करेगा उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज करता है, ठीक है, और उसका न्यूट्रिएंट कंटेंट भी एक हिसाब से इंप्रूव कर देता है और इम्प्रूव्स दी एनर्जी मेटाबॉलिज्म, ठीक है, वो ज्यादा एनर्जेटिक रहेगा, ठीक है, उसको ज्यादा टाइम तक एनर्जी रहेगी, उसकी रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ द फूड इनटू एनर्जी बिकम्स मच मोर एफिशिएंट जिससे जो इससे पहले रही थी, ठीक है। सो फीड एडिटिव्स क्या करते हैं, जो भी चीजें आपके जो कैटल के प्रोडक्ट्स हैं उनको इम्प्रूव करेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज द फीड एडिटिव्स, ठीक है। प्रॉपर डेफिनेशन के लिए आप देख सकते हो, इट इंक्लूड्स फूड दैट कंटेन्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दैट कैन प्रमोट हेल्थ एंड मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। आगे चलते हैं, कैटल फार्मिंग में आप फिर देख सकते हो डिजीजेस जो हैं इसमें मेनली कॉज्ड बाय पैरासाइट्स। अब ये पैरासाइट्स दो तरह के हो सकते हैं, एक तो इंटरनल पैरासाइट्स एंड एक्सटर्नल। इंटरनल पैरासाइट्स होंगे जो आपके विद इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, है ना, अंदर जो रहेंगे, किसी ऑर्गन में हो जाएंगे, ठीक है, या किसी ट्यूब में रहेंगे, उस पे होगा, ठीक। एक्सटर्नल में वो ज्यादातर होते हैं स्किन पे, ठीक है, एक्सटर्नल पैरासाइट्स भी होते हैं, ठीक है। इंटरनल एक्सटर्नल पहले ही बताया मैंने। इंटरनल में दे कैन लिव इन लिवर और स्टमक पे ज्यादा ये असर कर लेते हैं, ठीक, लिवर और स्टमक पे ज्यादा असर कर लेते हैं, और इसकी एग्जांपल्स बेस्ट कौन सी आ जाएंगी, वर्म्स एंड फ्लूक्स, ठीक है। ये वाले जो पैरासाइट्स हैं वो करते हैं, हम में भी होते हैं, काफी पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है, ह्यूमंस में भी होते हैं, वर्म्स होते हैं, ठीक है। तो नेचुरली कैटल फार्म्स में भी अलग तरह के वर्म्स यूज इसमें होते हैं, इनके जो पैरासाइट्स एक्ट करते हैं, फाइन। नेक्स्ट आपका आ जाएगा एक्सटर्नल पैरासाइट्स, ठीक है, इसमें यूजुअली स्किन, मैंने पहले ही बताया वो स्किन पे बैठे होंगे, ठीक है, तो वो स्किन डिजीजेस ही नेचुरली वो कॉज करेंगे, ठीक है, दे कॉज स्किन डिजीजेस। अपार्ट फ्रॉम दिस आपका सिर्फ ये वाले पैरासाइट्स के अलावा बैक्टीरियाज एंड वायरसेस भी क्रिएट करते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, ये खैर आपको पढ़ना तो नहीं था लेकिन आई थॉट कि मुझे ऐड कर देना चाहिए था इसमें। सो प्रोटीन मॉलिक्यूल, एक प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है दैट आर कॉल्ड एज प्रायॉन्स, ठीक है। सो प्रायॉन्स क्या कर लेते हैं, प्रायॉन्स जो नर्वस सिस्टम होता है कैटल का, दे अटैक द नर्वस सिस्टम ऑफ द कैटल, ठीक है, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, दीज आर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, दे अटैक द नर्वस सिस्टम। तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो नर्वस सिस्टम है वो डिग्रेड होने लगता है, और जो कैटल होता है इट गोज इनटू अ फॉर्म ऑफ पैरालिसिस, ठीक है, तो उसकी मूवमेंट कंप्लीटली बंद हो जाएगी, एज यू नो पैरालिसिस जो होता है, ठीक है, इट इज उसमें मूवमेंट नहीं कर पाता है इंसान। तो नेचुरली क्या इस वाले जो कैटल है, कैटल में आपका प्रायॉन्स कर लेता है, नर्वस डिसऑर्डर्स कॉज कर लेता है, ठीक, और इनफैक्ट उसके स्किन भी शेड ऑफ हो जाता है, ठीक है, उसको इचिंग बहुत ज्यादा होती है तो स्किन भी शेड ऑफ होने लगता है, एंड जो नर्वस सिस्टम होता है वो आहिस्ता आहिस्ता डिग्रेड होने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा आपका प्रिवेंशन, क्या होगी डिजीज की, द मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ प्रिवेंटिंग द डिजीजेस थ्रू वैक्सीनेशन, ठीक है। वैक्सीनेशन मैंने आपको पहले, अगर आप लोगों ने याद होगा, आप लोगों को मैंने पहले ही पढ़ाया है वैक्सीन क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ पे इसके एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग में मैंने पहले बताया था, इसमें क्या होता है, इसमें चिकन्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, डक्स होंगे, इवन टर्कीज आर इन्वॉल्व इन इट, ठीक है, टर्कीज तो पता होगा, ठीक है, ये सब इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब मेनली पोल्ट्री फार्मिंग जो की जाती है वो किन दो प्रोडक्ट्स के लिए की जाती है, इट इज डन फॉर एग्स एंड मीट, ठीक है। तो जो एग्स ले करेंगे उसको आप लेयर्स बोलोगे, ठीक है, एग्स जो डालते हैं उनको आप लेयर्स बोलोगे, और जो चिकन, वो वाले चिकन है जिससे मीट एक्सट्रैक्ट किया जाएगा उनको ब्रॉयलर्स बोलते हैं, ठीक है। सो देयर आर टू टाइप्स जो आपको याद रखना है, फर्स्ट इज द लेयर्स एंड ब्रॉयलर्स। लेयर्स क्या होते हैं, लेयर्स जो एग ले करते हैं, ले सीधे ना, एग्स आर लेड, सो दे आर कॉल्ड एज लेयर्स। तो ये सिंपल है, आपको सिंपल रिलेशन समझ आ जाना चाहिए इसके साथ, ठीक है। चिकन जो है जिससे मीट एक्सट्रैक्ट होगा दैट आर कॉल्ड एज ब्रॉयलर्स, उनको हम ब्रॉयलर्स बोलेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स आपके कौन कौन से होते हैं, दो है, हमने देखा इंडिजिनस वैरायटी होती है, ठीक है, और फॉरेन ब्रीड्स होते हैं। सील बुरोसा, आपको मैं अभी इमेजेस दिखा दूंगा इसके, ठीक है। अब क्या किया जाता है, अब मैंने पहले भी बताया था, अगर हाइब्रिडाइजेशन का याद होगा, हाइब्रिडाइजेशन का जैसे उसमें करते थे, वो इसलिए कैरी आउट करते थे क्योंकि हम चाहते थे कि ट्रेड्स जो है वो सारे एक ही में आ जाए, सारे जो यूजफुल ट्रेड्स है वो सब एक ही में आ जाए। इसी तरीके से चिकन्स में भी हम ब्रीडिंग करते हैं ताकि जो मोस्ट यूजफुल ट्रेड्स हैं वो एक ही ब्रीड में आ जाए, ठीक है। सो देयरफॉर ब्रीडिंग इज डन बिटवीन बोथ द इंडियन वैराइटीज एज वेल एज द फॉरेन वैराइटीज। तो इससे क्या होता है, नंबर ऑफ चिकन्स प्रोड्यूस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है।
वो नंबर ऑफ चिकन, इनकी एग लेइंग की टेंडेंसी ज्यादा होती है, ठीक है। अब दो तरह के एग्स होते हैं, ठीक है, एक होता है फर्टिलाइज्ड एग, होता है नॉन फर्टिलाइज्ड एग। जो हम खाते हैं इट इज एन अनफर्टिलाइज्ड एग, उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुई होती है। अगर फर्टिलाइजेशन हुई होगी तो उसमें से चिकन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाएगा दे कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर्स, ठीक है। हाई टेम्परेचर टॉलरेंस होती है इनमें, यानी ये जो हाई टेम्परेचर्स के दौरान जो है ये मरेंगे नहीं, ठीक है। मरी हुई मुर्गी तो नहीं खाओगे ना। सो इट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ, है ना। इस चीज का ख्याल रखना है कि टेम्परेचर ज्यादा हाई नहीं हो, इसके रहने करने के जो या रहन सहन के जो जगह है वो होनी चाहिए, फुल क्लीन होनी चाहिए, और उसमें कोई बीमारी नहीं फैलनी चाहिए इनके बीच में, ठीक है। क्योंकि पीपल हैव टू ईट दीज थिंग्स, है ना, क्योंकि आप मीट के लिए यूज कर रहे हो, ठीक है। अब इन दो के लिए डिफरेंट कंडीशन जरूरत होती है। लेयर्स के लिए आपको डिफरेंट कंडीशन जरूरत है, ब्रॉयलर्स के लिए आपको डिफरेंट कंडीशन जरूरत है, वो हम अभी आगे डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट आपका आ जाएगा दे डू नॉट रिक्वायर मच मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का यही मतलब है कि आपको ज्यादा इनकी ये फिक्र नहीं करनी कि हाई टेम्परेचर्स में ये मर जाएंगे, या इनको बार बार कुछ मेंटेनेंस रखनी है, इनको बार बार कुछ अच्छा डाइट डालना है, ठीक है, बैलेंस तरीका कुछ अपनाना है इनके लिए। तो इतनी ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि इतना ज्यादा, और कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाता है ये चीजें, ठीक है, ये कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाती हैं चीजें। नेक्स्ट आप लोगे एंड दे कैन सर्वाइव चीप डाइट्स, ये तो वही आ गया ना जो अभी बोला मैंने। सो चीप डाइट्स पे भी ये जिंदा रह पाता है, फाइन। ये आप देख लो, ब्लैक मेनोर का ये आपका फॉरेन ब्रीड है, ठीक है, ये आपका इंडियन ब्रीड आ जाता है, ठीक है। और लेग हॉर्न भी आपका जो है वो फॉरेन ब्रीड आ जाती है, ठीक है। तो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ चिकन्स जिसके मैंने पिक्स डाली हुई है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अब ब्रॉयलर चिकन की बात कर लेते हैं, ठीक है। इनको अभी देखो, ब्रॉयलर चिकन को क्या मीट चाहिए होता है ना, इनके ज्यादा प्रोटीन्स, मीट का कंटेंट ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, प्रोटीन्स इनके लिए काफी हाई होने चाहिए। प्रोटीन्स, फैट्स, ठीक है, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन ए और के इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ताकि ये जो है ये हेल्दी रहे, ठीक है। इनका जो मीट है वो मतलब मीट जो है वो एफिशिएंट रहना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लोगे। दूसरा इसका है, इनको स्पेशल केयर, नेचुरली इसकी स्पेशल केयर की जरूरत है, क्योंकि इनकी जो फेदर्स हैं वो इंटैक्ट रहने चाहिए। जिसके वो वाली मुर्गी जिसके फेदर्स झड़ गए होंगे, ठीक है, तो वो तो नहीं खाएगा ना कोई। सो ये दिखने में भी अच्छे खासे होने चाहिए, तभी जाके इंसान इनको खाना चाहेगा, ठीक है। एंड डेथ, मरी हुई मुर्गी नहीं खाओगे ना। सो इट इज सेम। अब दूसरी चीज है, इनको प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशंस में रखना पड़ता है, ठीक है, बहुत हाइजीनिक कंडीशंस में रखना है इनको, ठीक है। टेम्परेचर कंडीशंस भी इनके लिए मेंटेन रखनी है। ये किसके लिए है, दिस इज ऑल अबाउट ब्रॉयलर चिकन। लेयर्स के लिए थोड़ा डिफरेंट होता है। आप इनको देखो, इतनी न्यूट्रिएंट रिच डाइट इनको जरूरत नहीं होती है एज कम्पेयर टू जितना आपको ब्रॉयलर चिकन के लिए यूज करना पड़ा था। इतनी ज्यादा हाई डाइट इनके लिए नहीं रखनी होती है, ठीक है। लेकिन इनकी जो रहने कहने के तरीके होते हैं उनमें आपको ज्यादा स्पेस और लाइटिंग चाहिए होती है, ठीक है। दे रिक्वायर मोर स्पेस एंड लाइटिंग, तब जाके ये जो है ये एफिशिएंटली एग्स ले करेंगे, ठीक है। दे जस्ट नीड अ कंट्रोल डाइट। आपको ज्यादा हाई रिच कंटेंट की जरूरत नहीं है, न्यूट्रिएंट कंटेंट ज्यादा नहीं होना चाहिए आपके फूड में, तो ये कंट्रोल डाइट पे ही काम चला सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाएगा कि इनके में डिजीजेस किससे होती है। इट इज बाय बैक्टीरिया, इट इज बाय फंगाई एंड इट इज बाय पैरासाइट्स। एंड अगेन वैक्सीनेशन ही सबसे फुल प्रूफ प्लान है इनको डिजीजेस से बचाने का, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है फिश प्रोडक्शन। फिश प्रोडक्शन में मैंने पहले ही बताया था आपकी सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। जैसे आपका सिर्फ फिश ही नहीं आएगा, फिश डिफरेंट टाइप्स के फिश है जिनको कमर्शियल इसके यूज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ट्यूना है, ट्राउट है, यू हैव अदर काइंड्स ऑफ फिशेस। तो आप देखोगे यहाँ पे फिश को जो ऑब्टेन किया जाता है इट इज बाय 2 वेज, ठीक है। आपको या तो नेचुरल रिसोर्सेज से कैप्चर फिशिंग करनी है, नेचुरल रिसोर्सेज सीधे नदी में जाके जैसे फिशिंग करते हैं, ठीक है। या अगर आप सीधे यहाँ की लोकल एग्जांपल ले लो, डल लेक के पास जाते हैं फिशिंग करने, दैट इज सिंपल कैप्चर फिशिंग फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। दूसरा आपका आता है फिश फार्मिंग। अगर आप दाची गांव गए होगे कहीं पे कभी, तो वहां पे फिश का अलग से डिपार्टमेंट है, फिशरीज का डिपार्टमेंट है, तो वहां पे फिश फार्मिंग की जाती है, ट्राउट्स की स्पेशली, ठीक है। तो आप इसको अगर याद रखोगे, दाची गांव में, ठीक है, दाची गांव में आपका आता है फिश। कौन सी वाली फिश होती है, इट इज ट्राउट्स वहां पे ग्रो की जाती हैं, ठीक है, ट्राउट्स वहां पे रेयर की जाती हैं। तो आप इसकी एग्जाम्पल ये जो है, आप इसकी एग्जाम्पल याद
रख सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है मरीन फिशरीज। अब मरीन जहां पे भी वर्ड होगा ना, जहां पे भी मरीन वर्ड होगा, मरीन स्टैंड्स फॉर सी एंड ओशन, ठीक है, सी एंड ओशन, स्टैंड्स फॉर सी एंड ओशन। तो इसको कंफ्यूज नहीं करना कहीं पे, मरीन ऑलवेज स्टैंड्स फॉर सी एंड ओशन, पर्टिकुलरली सॉल्ट वाटर। मरीन फिशेस जो है आपको किससे कॉट की जा सकती है? इट इज बाय फिश नेट्स एंड मैकेनिकल कैप्चरिंग टेक्निक्स, ठीक है, ये तो सिंपल चीज है, ये आपको पता ही होगा। मेन सोर्स ऑफ मरीन फिशेस जो है मरीन वाटर और सॉल्ट वाटर है ना। सो ये वही मैंने बताया, मरीन वाटर वही कौन सा होता है? सीज एंड ओशंस होता है। सॉल्ट वाटर ही होता है इनमें, है ना, मीठा पानी तो आपको नहीं मिलेगा समंदर में। अब लार्ज नंबर ऑफ फिशेस इसके हिसाब से कैप्चर की जा सकती है क्योंकि अगर आप समंदर की बात करते हो, समंदर में जो सी लाइफ है इट इज वेरी वेरी अबांडेंट, ठीक है, तो आपको आराम से काफी ज्यादा फिशेस देखने को मिलेंगी। अगर आपने डिस्कवरी पे एक चैनल आता था, सॉरी डिस्कवरी पे एक प्रोग्राम आता था, तो उसमें वो क्रैब्स पकड़ते थे, किंग ऑफ क्रैब्स कुछ ऐसा करके, ठीक है। सो दे यूज टू कैच अराउंड शायद 800 से 900 क्रैब्स वो एक बार में ही पकड़ लेते थे। सो मरीन में जो होता है, मरीन फिशरीज में लार्ज नंबर ऑफ फिशेस कैप्चर की जाती है, ठीक है। रही बात अगर आप करोगे, हाँ इसमें एग्जांपल्स आपके हैं ट्यूना, बॉम्बे डक एंड प्रॉन्स, ठीक है। अब आप अगर इनलैंड फिशरीज की बात करोगे, इनलैंड फिशरीज में वो वाली फिशेस आती हैं जो आप कैप्चर करोगे रिवर्स से, फ्रेश वाटर से ना, रिवर्स से, लेक से। अगर आप डल लेक वाली जो एग्जांपल ली थी ऊपर, वो इनलैंड फिशरीज में आ जाएगी, ठीक है। अब आप डल लेक में कितनी ज्यादा मछलियां पकड़ लोगे, ठीक है, जितनी ज्यादा आप मरीन में पकड़ पाओगे उससे तो बहुत कम, ठीक है। सो इनलैंड फिशरीज में नेचुरली जो फिश कैचिंग की टेंडेंसी होती है या फिश कैचिंग की जो क्वांटिटी होती है वो काफी कम होती है एज कम्पेयर टू मरीन फिशरीज, ठीक है। नेचुरली ये मैंने बताया था। अगर आप लगून, अगर आपको नहीं पता है, आई विल एक्सप्लेन लगून फॉर यू। मान लेते हैं समंदर है, यहाँ पे कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन से एक सर्कुलर पाथ अंदर की तरफ चली गई है, ठीक है, जहां से समंदर का पानी इसमें चला गया है, ठीक है, ये कोस्ट के पास होता है। दिस सर्कुलर रीजन इज कॉल्ड, ये सर्कुलर रीजन जो होता है ना, इसकी जो इसका जो लाइफ ये होता है, लाइफ जो इसके अंदर होती है, एक्वाटिक लाइफ होती है, वो थोड़ी डिफरेंट हो जाती है एज कम्पेयर टू द सी, ठीक है। सो दिस पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर जहां पे आपको दिस सर्कुलर वाटर बॉडी बन जाती है जमीन के पास, दिस इज कॉल्ड एज लगून, आप इसको लगून बोलोगे, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज लगून। तो यहाँ से जो भी आप कैप्चर करोगे फिशरीज से, नेचुरली जितना आप समंदर में पकड़ पाओगे फिशेस, उतनी इस एरिया में तो नहीं पकड़ पाओगे ना। सो देयरफॉर इट इज इंक्लूडेड विद इन दी इनलैंड फिशरीज। अब और नाम भी ऐसे ही सजेस्ट करता है, ठीक है, इनलैंड यानी जमीन की तरफ जो होता है, मोस्टली इसमें फ्रेश वाटर ही इंक्लूड होगा, ठीक है। मेन सोर्स ऑफ इनलैंड इज फ्रेश वाटर एंड ब्रैकिश। अगर ब्रैकिश की बात करते हैं, ब्रैकिश मीन सॉल्टी वाटर, ठीक है, ब्रैकिश मीन्स सॉल्टी वाटर। अगर आपने बैक वाटर्स सुने होंगे केरला के, दे आर ऑल कॉल्ड एज ब्रैकिश, वो ब्रैकिश वाटर बोलेंगे उसको, ठीक है, बैक वाटर्स जो केरला के, ठीक है। अब इसमें नेचुरली ये मैंने पहले ही बताया, यील्ड इज नॉट हाई, क्योंकि आप जो इनलैंड फिशरीज में क्वांटिटी ऑफ फिश एज कंपेयर टू मरीन काफी कम होंगी, तो आपका यील्ड भी काफी कम होगा। एग्जाम्पल आपका आ जाएगा सिल्वर कार्प, कॉमन कार्प एंड ट्राउट, ठीक है। तो आप अगर फिशेस की ये देखना चाहते हो, या आपके प्रॉन्स आ जाते हैं इधर पे, ठीक है, ये आपका ट्यूना है, ठीक है। ये दो आपके क्या है, ये दो ऊपर के दो प्रॉन्स एंड ट्यूना आपकी जो एग्जाम्पल्स हैं, दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ मरीन फिशेस, ठीक है, मरीन फिशरीज। और इनलैंड फिशेस की एग्जाम्पल आपका सिल्वर कार्प और ट्राउट आ जाता है, ठीक है। आगे चलता है, फिश प्रोडक्शन में आपको जो दूसरी चीज याद रखनी है वो है एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर में क्या होता है, एक्वाटिक एनिमल्स को आप रेयर करते हो इन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट्स। आपने एक छोटी सी रेजर्वायर बना दी, ठीक है, उस रेजर्वायर में आप फिशेस को ग्रो कर रहे हो, रेयर कर रहे हो। दाची गांव में काफी कनाल्स है, चैनल सिस्टम्स उन्हें बनाए हुए हैं, ठीक है, और टैंक्स होती हैं, बड़ी बड़ी टैंक्स होती हैं। इन टैंक्स में छोटी फिशेस रखी जाती हैं। फिर जब वो छोटी फिशेस बड़ी हो जाती है, उनको इन कनाल्स में छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उनकी रेयरिंग की जाती है। अगर देखा होगा तो ठीक है, नहीं देखा होगा अगर आप यूट्यूब पे भी चेक कर लोगे आपको मिल जाएंगे वीडियोस। तो खैर आगे चलते हैं। इसमें देखो, अब ये एक चीज है कि ये दोनों में, ये आपको याद रखना है, फ्रेश वाटर में भी परफॉर्म की जा सकती है एंड सॉल्ट वाटर में भी, ठीक है। सॉल्ट वाटर में अगर आप समंदर की बात करोगे, समंदर में भी ये किया जाता है, मतलब मरीन फिशरीज में भी ये किया जाता है। तो अगर आपने कभी फोटोज में देखा होगा कि समंदर के पास जालियां बिछी होती हैं,
ठीक है, पूरी जालियां बिछी होती है, नेट्स होते हैं, वो अलग से एक उनने सिस्टम बनाया हुआ होता है, एक रूम जैसा बनाया होता है, वो अलग से नेट्स डाले होते हैं। तो यहाँ की जो इसमें फिशेस होती है वो इससे बाहर नहीं जा पाती है। ठीक है, तो वो जो नेट्स का वो चीजें जो वो बनाते हैं, दैट दे आर कैरिंग आउट द प्रोसेस ऑफ एक्वाकल्चर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं आपका मरी कल्चर। मरी कल्चर जो है दैट इज अ पार्ट ऑफ द एक्वाकल्चर, इट इज अ पार्ट ऑफ द एक्वाकल्चर एंड इट इज मेनली कंसर्न्ड विद मरीन सीज ना, मरीन बॉडीज, उसमें सीज एंड ओशंस की बात चलती है। ठीक है, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ग्रो होगा और आपकी कहाँ पे ओशंस या सीज ही इसमें एक्सट्रैक्ट किए जाए, उसमें से ही फिशेस जो है वो एक्सट्रैक्ट की जाएंगी। ठीक है, कॉम्पोजिट कल्चर। अब कॉम्पोजिट कल्चर में क्या होता है, हाँ इसमें क्या होता है, आप यहाँ से एग्रीकल्चर कर रहे हो, ठीक है, यू आर कैरिंग आउट द प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर, और उसी एग्रीकल्चर के साथ आप फिश रेयरिंग करोगे, एग्रीकल्चर के साथ यू आर कैरिंग आउट फिश रेयरिंग। ठीक है, एग्रीकल्चर के साथ आप फिश रेयरिंग भी कर रहे हो, दैट बिकम्स योर कॉम्पोजिट कल्चर। आप इसकी एग्जांपल डायरेक्टली ले सकते हो बाय राइस क्रॉप। ठीक है, राइस क्रॉप में क्या किया जाता है, हाँ जी, तो फिर से देख लेते हैं ये। तो क्या होता था कि अगर आपके पास यहाँ पे मान लेते हैं ये फार्म का एरिया है और छोटी सी चैनल है जो यहाँ से बह रही है, आप क्या कर लेते हो, ये आपने क्रॉप एरिया बना के रखा हुआ है। ठीक है, इसमें आप पानी फिल कर देते हो, ठीक है, इसको थोड़ा फ्लड कर लेते हो, फिर इसमें जो है इसमें फिशेज आ जाती है और यहाँ पे आपने ऑलरेडी जो है वो क्रॉप्स ग्रो किए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें जो आपका एक्स्ट्रा जो इसमें वेस्ट भी जनरेट होते हैं वो फिशेज कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अभी इसमें क्या होता है, इन दिस मेथड अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 to 6 लोकल एज वेल एज फॉरेन फिशेस विल बी ग्रोन, है ना। तो 5 से 6 लोकल जो है फॉरेन की वैरायटीज और लोकल की वैरायटीज जो है वो आपस में मिक्स करके ग्रो कर ली जाएंगी। ठीक है, जो अब ये वाली स्पीशीज जो होंगी इनकी डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स होंगे, ये मैं फीडिंग हैबिट्स आपको भी समझाता हूँ डायग्राम के थ्रू। ठीक है, और इसमें हाँ ये हम डायग्राम से डिस्कस कर लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड, वो ये इरेज कर लेते हैं। हाँ जी, यहाँ पे देख लीजिए आप। ठीक है, अगर यहाँ पे फिशेस की बात की जाए, इसमें 3 तरह के फिशेस होते हैं। ठीक है, अब जरूरी नहीं है अब आप बोलोगे कि राइस क्रॉप ये इतना पूरा इसने फिल किया हुआ है तो उसके बाद बाकी चीजें हो जाती है, इट इज जस्ट अबाउट फीडिंग हैबिट्स। ठीक है, आपको कॉम्पोजिट कल्चर अगर मान लेते हैं काफी डीप ग्रो कर रहे हो आप, या वो वाले क्रॉप्स ग्रो कर रहे हो जो अंडर वाटर ग्रो होते हैं, उनकी भी रेयरिंग की जाती है। तो अगर मान लेते हैं वो वाली चीज आप कैरी आउट कर रहे हो, तो उसमें आपको ख्याल रखना है कि फीडिंग हैबिट्स जो होनी चाहिए वो डिफरेंट होनी चाहिए। वो देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पे कैटलस देखोगे तो कैटलस इट इज अ सरफेस फीडर, मतलब ये जो है ये कहाँ की तरफ ज्यादा फीडिंग हैबिट इसकी कहाँ की तरफ है, या ये कहाँ पे खाना वाना बाकी सारी चीजें ले लेता है, टुवर्ड्स द सरफेस। बाकी जो आपके जो है रोहस, ये है मृगल्स है, कॉमन कार्प्स है, ये मिडिल फीडर्स है। ठीक है, ये मिडिल पे फीडिंग करता है। ठीक है, इनमें से आप एक ही वैरायटी रखोगे, सारी वैरायटीज नहीं रखोगे, वरना ये आपस में कॉम्पीट करने लगेंगे और फिर उसमें से कोई भी नहीं खा पाएगा कुछ। ठीक है, दीज आर मिडिल फीडर्स। या आपके सरफेस फीडर्स हैं, दीज आर योर सरफेस फीडर्स, और ये आपके जो है ये आपके मिडिल फीडर्स हैं। और नीचे फिर आता है बॉटम फीडर्स, इसमें यही क्रैब्स वैब्स होंगे जो कहाँ पे मूव करते हैं, जो शोर लाइंस पे मूव करते हैं, या बिल्कुल एट द बेड पे मूव करेंगे या कंज्यूम करेंगे, वो वाले जो है वो आपके बॉटम फीडर्स में चुन लिए जाएंगे। ठीक है, सो यू हैव दिस सरफेस फीडर्स, यू हैव दिस मिडिल फीडर्स एंड यू हैव बॉटम फीडर्स। ठीक है, तो आपको ये ख्याल रखना है कि जो भी आप सारी वैरायटीज चुन रहे हो वो किस में होनी चाहिए, दे शुड हैव डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स, है ना। आप अगर सरफेस फीडर्स ही सारे रखोगे तो सब आपस में कम्पीट करने लगेंगे और कोई भी कुछ नहीं खा पाएगा। सो इसीलिए आपको सरफेस फीडर्स के लिए भी रखने हैं, मिडिल फीडर्स भी रखने हैं और बॉटम फीडर्स सब रखने हैं, तभी जाके सबको प्रॉपरली खाना मिल पाएगा। ठीक है, तभी जाके आपका फिश यील्ड का मतलब है कितने फिशेस आप कैच कर सकते हो या एक्सट्रैक्ट कर सकते हो फ्रॉम अ वाटर बॉडी। ठीक है, जिसमें भी आपने ग्रो किया है, सो तभी जाके फिश यील्ड जो होगा वो ग्रो होगा। नेचुरली इनको जब खाना मिल रहा है, इनका न्यूट्रिशन कंटेंट अच्छा हो रहा है, ठीक है, अच्छे से रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, नई फिशेस प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो नेचुरली आपका जो फिश यील्ड है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है बी कीपिंग।
बी कीपिंग आपको पता है, ठीक है, बीज को रेयर करना। वो वाले फार्म्स जिससे बी रेयर करेंगे, ठीक है, या वो वाली जगहें जो है उनको अपेयरीज बोलते हैं, ठीक है। बी फार्म्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज अपेयरीज। काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना, ठीक है। सो बी कीपिंग अब क्या होता है, इसमें जनरेट करता है ये एडिशनल इनकम फॉर अ फार्मर। इसका फायदा इसीलिए है क्योंकि एक तो पहला तो सीधा ये एडिशनल इनकम कर लेता है, और उसके मेन दो प्रोडक्ट्स होते हैं, दैट इज एक तो हनी होता है प्रोडक्ट इसका, इट्स हनी, एंड सेकेंडली इट इज वैक्स, ठीक है, हनी और वैक्स। कैंडल्स में जैसे जो वैक्स यूज होता है, इट इज ऑल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बीज, ठीक है। हनी आपका पहले वाइडली प्रोड्यूस यूज होता है, ठीक है, और इनकी मेंटेनेंस में भी बहुत कॉस्ट नहीं जाता है, ठीक है। इनकी कोई ये कॉस्ट इफेक्टिव है ये काफी चीजें, ठीक है। इनको जो खाने पीने का वो होता है वो तो खुद ही कलेक्ट कर लेते हैं। हम अभी क्लास डिस्टिंक्शंस देख लेंगे सबकी, उसमें आपको ये चीज समझ आ जाएगी, ठीक है। और ये वैक्स भी जनरेट कर लेते हैं। तो अभी देखो आपका हनी और वैक्स दोनों चीजें आ रही हैं, और आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही है इस चीज के लिए। तो ये दिस बिकम्स एन एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम फॉर द फार्म्स, इसीलिए ये एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है उनके लिए, ठीक है। नेक्स्ट आप देख लोगे बीज को। अब कमर्शियल पर्पसेस के लिए जो सबसे ज्यादा बीज इस्तेमाल की जाती हैं, बहुत सारी डिफरेंट वेराइटीज ऑफ बीज हैं, जो इसमें से 4 हैं जो कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज की जाती है। एपिस सेराना इंडिका, ठीक है, इंडियन बी आप बोलोगे, ठीक है, डॉर्साटा, फ्लोरी एंड एपिस मेलिफेरा। सबसे जो इम्पोर्टेंट है और सबसे हाई क्वालिटी प्रोड्यूस करने वाली बीज जो है वो एपिस मेलिफेरा है, जो इटालियन वैरायटी होती है, ठीक है। इसके बारे में हमें एडिशनल देखना है अभी, ठीक है। आप देखोगे अगर एपिस डोर्साटा की बात करेंगे, ठीक है, एपिस डोर्साटा जो है एक थोड़ी ब्लैकिश शेड है, प्लस इट इज ऑल्सो बिगर देन द अदर बीज, ठीक है। इसमें एपिस सेराना इज क्वाइट स्मॉल एज कम्पेयर टू द अदर बीज, ठीक है। डोर्साटा आप देख सकते हो बड़ी है। एपिस मेलिफेरा, ये हुई एपिस मेलिफेरा, दिस इज इटालियन बी, एंड रिमेंबर एपिस मेलिफेरा इज अ स्टिंगलेस बी, ठीक है, ये स्टिंग नहीं करती है, ठीक है, काटती नहीं है। सो एपिस सेराना आपका या तो ये छोटी भी होती है एज कम्पेयर टू दी अदर्स, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कास्ट एंड हनी बीज, ठीक है। इसमें 3 इंपॉर्टेंट कास्ट या डिस्टिंक्शंस होती हैं। एक होती है आपकी क्वीन भी आ जाती है, ठीक है। दूसरा आपका जो होता है वो ड्रोन्स होते हैं, ठीक है, और आपके जो ड्रोन्स मेल्स होते हैं, ठीक है, और आपकी वर्कर बीज होती हैं जो फीमेल्स होती हैं लेकिन स्टेराइल होती हैं, मतलब वो ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, फर्दर बीज प्रोड्यूस नहीं कर सकती, उनको स्टेराइल बोलते हैं, ठीक है। अभी अगर नेस्ट की बात करें तो उसको नेस्ट को आप क्या बोलते हो, बी हाइव, ठीक है, यू कॉल इट बी हाइव। उसमें अराउंड 10,000 टू, देखो लिटरली कितनी ज्यादा बीज एक जगह रह सकती हैं, इट इज अराउंड 10,000 टू 60,000 बीज, और इतनी बीज की हेड जो होती है वो एक होती है, दैट इज द क्वीन, ठीक है। क्वीन भी एज द नेम सजेस्ट, भाई राजा महाराजा है ना। सो ये फर्टाइल होती है, मीन्स शी कैन प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग्स, वो नई बीज प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है। फंक्शनल फीमेल ऑफ ये एक होती है, आपकी बी हाइव में एक ही क्वीन रह सकती है, ठीक है। तब तक कोई नई क्वीन प्रोड्यूस नहीं होगी जब तक कि जो है पहली वाली क्वीन मर ना जाए, ठीक है। सुप्रीम बी इन द कॉलोनी, जैसा नेम सजेस्ट करता है। दूसरा आपका आता है ड्रोन्स, ठीक है, ये मेल्स होते हैं, ठीक है। इनका काम है फर्टिलाइज करना एग्स को लेड बाय द क्वीन बी, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात ये मेंटेनेंस कैरी आउट करते हैं, किसकी, बी हाइव्स की, ठीक है, मेंटेनेंस कैरी आउट ये करते हैं। सो जो सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है इसमें वो है वर्कर बीज की। जो आप बीज देखते हो जो नेक्टर कलेक्ट करती है, ठीक है, जो नेक्टर कलेक्ट जो भी बीज करती है, दे आर ऑल वर्कर बीज, वो सारी वर्कर बीज होती है। ये भी फीमेल होती हैं लेकिन दे आर स्टेराइल, दे कैन नॉट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। तो इनका काम सबसे ज्यादा अगर देखा जाए काम जो वो यही करती हैं, ठीक है, पोलन कलेक्ट करती है, हर जगह से आके फूल ढूंढ के सब जगह से नेक्टर कलेक्ट करती है, ठीक है, और उसको पहुंचाना बी हाइव तक। सो ये सारी चीजें जो है वो वर्कर बी का काम होता है, ठीक है। आप अगर देखोगे ये है क्वीन आपकी आ जाती है, ठीक है, दिस इज योर मेल ड्रोन, ये आपकी फीमेल है, ठीक है, ये आपका मेल है, ठीक है। मेल बहुत सारे होते हैं, फीमेल एक ही होती है जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करती है। वर्कर्स भी फीमेल होते हैं, पहले ही मैंने बताया ये भी फीमेल ही होते हैं, बट दे आर स्टेराइल, दे कैन नॉट प्रोड्यूस एंड ये ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। तो नई बीज कौन सिर्फ प्रोड्यूस करती है, क्वीन, सिर्फ क्वीन प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब
इटालियन बीज का जैसा मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो क्यों इंपॉर्टेंट होती है, इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है इनकी? पहली बात है दे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट्स ऑफ हनी, और इनकी क्वालिटी भी जो होती है वो बहुत अच्छी होती है हनी की। नेक्स्ट, दे डू नॉट स्टिंग मच। ठीक है, आप वही बी अच्छी लगेगी ना जो काटे ना, अच्छा ही तो है। सो ब्रीडिंग पीरियड, हाँ इनका ब्रीडिंग पीरियड भी जो होता है वो काफी लंबा होता है। तो ब्रीडिंग पीरियड के दौरान क्या होता है, ब्रीडिंग पीरियड के दौरान ये बहुत ज्यादा हनी कलेक्ट कर लेती हैं। बाकी टाइम भी कुछ हद तक कर लेती हैं, लेकिन ब्रीडिंग टाइम के वक्त इनका जो कलेक्शन ऑफ हनी जो रेट होती है, नेक्टर कलेक्शन की जो रेट होती है वो काफी ज्यादा हाई होती है। तो नेचुरली जितना ज्यादा आपका ब्रीडिंग पीरियड लॉन्ग होगा उतना ही ज्यादा आपको हनी प्रोड्यूस होगा। इसीलिए हम कहते हैं दैट दे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट्स ऑफ हनी। तो ये दो पॉइंट्स जो है वो आप दोनों के कनेक्टेड ही हैं। ठीक है, फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स ये डिटरमिन करेंगे कि हनी की जो क्वालिटी होगी वो कैसी होगी? ठीक है, तो पहला आपका जो आएगा दैट इज चॉइस ऑफ द वैरायटी ऑफ बीज ना, किस वैरायटी की बीज आप इस्तेमाल कर रहे हो, किस फ्लावर पे वो नेक्टर ले रही है। ठीक है, उस जो फ्लावर की जो क्वालिटी है, क्वांटिटी, कितनी ज्यादा फ्लावर्स वहां पे है। ठीक है, किस टाइप का फ्लावर है वो भी डिपेंड करेगा उस पर। ठीक है, और उस फ्लावर में कितना नेक्टर कंटेंट है, ठीक है, वो भी उस पर डिपेंड करता है। अगर आप देखोगे इसमें ये नेक्टर क्यों प्रोड्यूस करते हैं फ्लावर्स, ताकि पॉलिनेशन हो सके। ठीक है, सो ये सारे जो है वो इंटरडिपेंडेंट चीजें हो जाती हैं। ठीक है, ये इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पे। नेक्स्ट आप देखोगे, हाँ अब आपको पास्चरेज का मतलब है कि इनको सबसे नजदीक कहाँ तक इनको मिल जाएगा, फ्लावर्स मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्टर के लिए प्रोड्यूस करने के लिए इनको फ्लावर्स कितनी दूर तक मिल जाएंगे। ठीक है, तो नेचुरली ये फार्मलैंड्स के पास ही इसलिए ग्रो होते हैं क्योंकि फार्मलैंड्स पे काफी ज्यादा जो फ्लावर्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। तो साइड बाय साइड इनका भी काम हो जाता है, वो वाली चीजें भी होती है, और नेक्टर से प्रोड्यूस करके आपको हनी भी मिल जाता है। ठीक है, नेचुरली जनरेटिंग मोर इनकम फॉर द फार्मर। ठीक है, तो with this our chapter is finished. I hope आपको ये सारा चैप्टर समझ आ गया होगा। एंड बस ध्यान रखें अब जो सक्सेसिव जो भी हमें एक चैप्टर और रहता है बस, तो ड्रग अब्यूज के बारे में एंड द ट्रांसमिशन एंड प्रिवेंशन ऑफ एसटीडीज। तो वो वाला चैप्टर भी मैं कुछ दिनों के बाद अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। तो बस आप पढ़ते रहें, ठीक है, और ध्यान रखें अपना। ठीक है, टेक केयर।